नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। क्या आप भी यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करते समय 5 से 10 के उस भारी भरकम सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इतने सारे नाटक, उपन्यास, कहानियों के पात्रों को याद रखना नामुमकिन है? ट्रस्ट मी, जब मैं तैयारी कर रही थी तो ये सवाल मुझे भी परेशान करते थे, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मुझे समझ आया कि इस समंदर को तैर कर पार नहीं करना है, बल्कि इसमें से मोती कैसे चुनने हैं, ये कला सीखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वही पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जिससे मैंने इस कठिन यूनिट्स को आसान बनाया। अगर आप भी इस बार जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में अक्सर आता है कि क्या बिना किसी कोचिंग के केवल यूट्यूब और किताबों से जेआरएफ निकाला जा सकता है। और यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के अनुसार अब इस बार का अगर आपने पेपर देखा होगा तो काफ़ी गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, शुरुआत कहाँ से करें, यूनिट 2 के लिए किस किताब को आधार बनाएं। यूनिट 5 से 10 तक कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटकों को पूरा पढ़ें या केवल मुख्य सारांश। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे जो कि हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को जानना होता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, क्या बिना किसी कोचिंग के केवल यूट्यूब और किताबों से जेआरएफ निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल, मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई कोचिंग नहीं लिया था। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को ही सहारा बना करके मैंने अपनी तैयारी को मुकम्मल किया है। और आपके कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार यूनिट 6 उपन्यास और यूनिट 10 अन्य गतिविधियाँ, इन दोनों ही यूनिट से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर आपने खुद से किताबों को पढ़ा हुआ था तभी आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहे थे। चाहे वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हों या मिलान करने वाले क्वेश्चन हों या कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी तैयारी को इसी महीने से शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उपन्यास से शुरू करें। और उपन्यास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जो कि भासमी एकेडमी चैनल पर भानु सर ने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यूनिट 6 के लिए आप वहां से कुछ क्लासें हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत अधिक क्लासें तो नहीं है, लेकिन हाँ, यूनिट 6 और यूनिट 10 के लिए जो क्लासेस वहां पड़ी हुई हैं उनके चैनल पर, वो काफ़ी अच्छे क्लासेस हैं। आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि अब पेपर का जो पैटर्न है वो बदल गया है। तो अगर आप एनालाइज किया होगा दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशंस के पेपर्स का, अब केवल लेखक और रचना का नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि अगर आपने रचनाओं को खुद से पढ़ के और नोट्स बनाए हैं तभी आप क्वेश्चन के सही से जवाब दे पाएंगे। यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के अनुसार अब बहुत ही गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, एकदम समुद्र के समान। अब आपको ऐसे में पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं, इसी महीने से अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको उपन्यास से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 महीने का प्रॉपर समय है। अगर आप अभी उपन्यास को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं रहेगा और आप अच्छे से उपन्यास को पढ़ पाएंगे। अंत के समय में जब अगर आप उपन्यास लेकर के बैठेंगे तो आपके पास टेंशन रहेगा कि अभी आपको नाटक भी पढ़ना है, कहानी भी पढ़ना है, निबंध भी पढ़ना है। तो ऐसे में मुझे उचित लगता है कि आपको उपन्यास से ही शुरू करना चाहिए। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान उपन्यास से ही शुरुआत किया था। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि उपन्यास कैसे पढ़ें, क्योंकि
खुद से किताबें पढ़ना और फिर नोट्स बनाना, फिर चीज़ों को याद रखना हो सकता है थोड़ा आपके लिए कठिन हो। तो ऐसे में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप किसी भी उपन्यास को उठाइए और उसका ऑडियो बुक के रूप में आपको यूट्यूब पे क्लासें मिल जाएंगी, चाहे महिला आंचल हो चाहे गोदान हो। आप इस तरह सर्च करेंगे महिला आंचल ऑडियो बुक, तो आपके सामने ऑडियो बुक खुल जाएगा। आप उसको सुन लीजिए। कम से कम अगर आप उपन्यास पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उपन्यास सुन जरूर लीजिए। अगर आप एक बार सुने रहेंगे तो शायद कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको ना आते हों, लेकिन तब भी आप सही कर जाएंगे, क्योंकि आप उपन्यास को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अथवा आप खुद से उपन्यास की PDF गूगल पे, क्रोम पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास किताबें हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर सेकंड क्वेश्चन रहता है कि हम यूनिट 2 के लिए क्या करें, क्योंकि उपन्यास की तरह उपन्यास से भी और सारे यूनिट से बड़ा जो है वो हमारा यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 2 हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताबें आती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, बच्चन सिंह की 2 किताबें हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक गद्य का इतिहास, और नगेंद्र की किताबें आती हैं, नगेंद्र और संपादक डॉक्टर हरदयाल की किताबें आती हैं। ये किताबें आप यूनिट 2 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ लेते थे तो यहाँ से आने वाले लगभग आप सभी प्रश्न सही कर सकते थे। और मैंने भी इस बार ऐसा ही किया था। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के पुस्तक से क्वेश्चंस बने थे, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की किताबों से भी प्रश्न बने थे। तो ऐसे में अब आपका सिर्फ एक किताब से पढ़ के आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का, आधुनिक गद्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, कम से कम आपको ये 3 किताबें तो पढ़ ही लेनी चाहिए। और अगर आप पढ़ पाएँ तो आपको डॉक्टर नगेंद्र और संपादक डॉक्टर हरदयाल की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भासमी एकेडमी चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट भी दी गई है, सर ने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है 5 से 10 तक जो यूनिट्स हैं उसकी रचनाएं, जिसमें कि आपको कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, इसमें ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर विद्यार्थियों का कि ये हमें पूरा पढ़ना चाहिए या केवल मुख्य सारांश देख लेना चाहिए, महत्वपूर्ण कथन देख लेने चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस बार जो भी नाटक में, जैसे कि आगरा बाजार नाटक है, उसमें कुछ गीत आए थे और गीत का क्रम लगाने के लिए आया था। इसी तरह आप हुदरी में जो वहाँ पर अध्याय दिया गया है उससे क्रम आए थे, और प्रेमचंद घर में जो है इससे आया था, इसके जो अध्याय दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बने थे। अब ऐसे प्रश्न हमारे तभी सही होंगे जब हमने बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा, ध्यान दे करके पढ़ा होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप रैंडमली कोई भी पढ़ाई मत करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन में 2 ही कविता पढ़ पा रहे हैं तो 2 ही कविता पढ़िए, लेकिन जो भी कविता आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। और उपन्यास के लिए मैंने आपको बताया ही कि आप ऑडियो बुक से भी सुन सकते हैं, और गूगल पे जो PDF हैं वहाँ से आप खुद से उपन्यास पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 5, 6 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 7 जो कि है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में टोटल आपके पास 21 कहानी है, और कोई भी कहानी आप स्किप नहीं करके जा सकते हैं, क्योंकि इस बार अपना अपना भाग्य से जैसे क्वेश्चन बने, आकाशदीप से जैसा क्वेश्चन बना, अगर आप इसको बहुत ही ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे तो शायद ऐसे प्रश्न आपके सही नहीं हो पाएंगे पेपर में। तो आपको 21 कहानी पूरा पढ़ना है, और कम से कम एक एक कहानी को आपको 3 से 4 बार पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा आता है नाटक। आपको पूरे नाटक को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्रोनोलॉजी
के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नाटक भी आप एक भी स्किप नहीं करके जाएंगे, सारे नाटक को पढ़ के जाएंगे। और फिर आता है हमारा निबंध। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सिलेबस में टोटल 11 निबंध लगे हुए हैं और निबंध से भी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप 11 के 11 निबंध पढ़ के जाएंगे। और जो सबसे कठिन निबंध आपको लगेगा वो लगेगा आपको संस्कृति और सौंदर्य, लेकिन उससे भी पूछा गया था प्रश्न। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए आप कोई भी निबंध छोड़ के नहीं जाएंगे। आप यूनिट 6, 7, 8, 9 इन सभी यूनिट्स के लिए आप हिंदी विद रीचा चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट में क्लासें उपलब्ध हैं उनको आप देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छी क्लासें हैं। इसके अलावा आप यूनिट 6 और यूनिट 10 के लिए आप भाष्मी अकेडमी पर जो क्लासेस उपलब्ध हैं वो आप देख सकते हैं। और जो रचनाएं आपको इन दोनों चैनल्स पे ना मिले या अगर आप और गहराई से पढ़ना चाहें तो आप उसके लिए दूसरे चैनल्स पे भी विजिट कर सकते हैं या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नोट्स कैसे बनाएं। ये ज़्यादातर विद्यार्थियों की समस्या होती है कि इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे तारीख हैं जो हमें याद रखने हैं, उनकी शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। मैं आपको अभी एक इसी पे फ़ोटो अटैच कर दूंगी जिसको आप देख लेंगे कि किस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे, और उस तरह से आप भी नोट्स बना करके आप दीवार में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका लीजिए। आपको सिलेबस अच्छे से एक चार्ट में नोट करके और उसको दीवार पे चिपका लेना है। सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है पूरे यूनिट से। आपको सारे सिलेबस याद होने चाहिए, सारे जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं सबके जन्म वर्ष और सारी जो भी रचनाएं हैं उसके कालक्रम आपको लाइन से याद होने चाहिए। और जब भी आप कोई रचना पढ़ेंगे उसमें जो भी तारीख, स्थान विशेष या फिर किसी भी पात्र की विशेषता आए उसको आप नोट करके और जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपने स्टडी टेबल या दीवार पर उस चीज़ को चिपका करके याद कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि उसको आप 6 महीने तक चिपकाए ही रहें। अगर आप याद कर लेते हैं तो उसको हटा करके आप दूसरी चीज़ों को लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा कि गोदान से और क्या भूलूं क्या याद करूं से, यहाँ से डायरेक्ट पात्र न पूछ करके उन पात्र की विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आपके तभी सही हो सकते हैं जब आपने रचनाओं को सही से पढ़ा होगा और उसके नोट्स बना करके उसका रिवीजन किया होगा। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 के बारे में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र यानी कि यूनिट 3 के बारे में, जिसमें कि आपको भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लगे हुए अलग अलग लेखकों को पढ़ना है, जिसमें कि अरस्तु, प्लेटो, रस, अलंकार, बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ना है। इसको कैसे सरल तरीके से याद रखें, तो अगर आप पहले भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं और आपने अगर इससे पहले अभी इसके बारे में सही से नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आचार्य रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक आती है भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, वो पुस्तक मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसको 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है। आप ये पुस्तक शुरू में ले सकते हैं पढ़ने के लिए। निशा अग्रवाल जी की जो पुस्तक आती है भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, ये पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई और समस्या आती है तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि PYQs का क्या महत्व है, पिछले वर्षों के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें हल करने का सही तरीका क्या है। देखिए 2018 से लेकर के और 2025 तक के अगर आप जून तक के पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आप दिसंबर 2025 का पेपर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो अब थोड़ा गहराई से पूछा जा रहा है। जैसे कि कथन निष्कर्ष हो गया, मिलान करने वाला प्रश्न हो गया और क्रोनोलॉजी में लगाने वाले प्रश्न हो गए। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा करके जाने हैं। लेकिन जो हाल ही में पेपर हुआ है दिसंबर 2025 का, उसको आप ध्यान में ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद इकाई 5 से 10 तक के मूल टेक्स्ट को कैसे पढ़ें ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। उसके अलावा
आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो पात्रों की जो सूची है उसमें चाहे मुख्य पात्र हों या गौड़ पात्र हों, दोनों ही पात्र अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आप पात्रों की सूची बना लेंगे या फिर उनको चार्ट पे उतार के जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ आप दीवार पे उसको अवश्य लगा लेंगे और इस तरह से चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रह पाएंगी। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, चाहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुव स्वामी के संवाद, ऐसे संवाद जो आपसे बार बार पूछे गए हों उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, उनको आपको देख के जाना है। क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि ध्रुव स्वामी की जो पंक्तियाँ थी वहाँ से 2 से 3 प्रश्न बने हुए हैं ध्रुव स्वामी नाटक से, और इसमें कथन निष्कर्ष में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए आप जो पिछला जो प्रश्न पूछा गया है उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो भी कथानक का समय है, चाहे वो रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हो या कितने प्रकरण में उनको बांटा गया है, कितने अध्याय हैं, इन सारे चीज़ों को भी आपको याद करके जाना है। अगला है, अगर आप पिछले साल के प्रश्न पत्र लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। आप हिंदी विद रीचा जैसे प्लेटफॉर्म से पुराने पेपर देखकर समझें कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। मैम ने 2018 से लेकर के 2025 तक के पेपर करवाए हुए हैं बिल्कुल भी फ्री में, आप जा करके वहाँ से पेपर्स को लगा सकते हैं। अगर आप भी JRF प्राप्त करना चाहते हैं 2026 के जून के एग्जामिनेशन में, तो आप खुद के नोट्स बनाएंगे। सबसे पहली बात, आप नोट्स किसी से मांगेंगे बिल्कुल भी नहीं, आप खुद के नोट्स बनाएंगे। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि हाईलाइट की हुई चीज़ें जब भी हम दोबारा रिवीजन करने के लिए उस पेज पे पहुंचते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसे कैच करता है कि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए उसको हाईलाइट कर लीजिए, चाहे पेन से हाईलाइट कर लीजिए या फिर हाईलाइटर का यूज़ करिए। और जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाए पढ़ते पढ़ते तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि ये याद करने लायक हैं तो उसको आप दीवार पे चिपका लीजिए, आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। मुझे अपनी तैयारी के दौरान जो भी मुझे समस्या आई वो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मुझसे कुछ छूट गया है, अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूनिट 5 की तैयारी अगर आपकी कविताओं पर अगर नहीं है, अगर आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप साहित्य समाधान और अनुराज एकेडमी चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कविताएं यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएंगी। इसके अलावा मुझे और कहीं कविता मिली नहीं थी पढ़ने के लिए, तो मैंने साहित्य समाधान और अनुराज एकेडमी से यूनिट 5 पढ़ा हुआ था। यूनिट 6 और 10 ये मैंने खुद से पढ़ा हुआ था, साथ ही साथ मैंने भासमी एकेडमी को फॉलो किया था। यूनिट 7, 8 और 9 इनके लिए आप हिंदी विद रीचा को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अच्छे से कंटेंट को पढ़ाया हुआ है और समझाया हुआ है। जो वैचारिकी है यूनिट 4 उसको आप खुद से पढ़ के जाएंगे और दृष्टि की गाइड का हेल्प ले सकते हैं। और यूनिट 3 के लिए मैंने आपको बताया आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक का सहायता ले सकते हैं, निशा अग्रवाल जी की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, ये सारी अच्छी किताबें हैं। उसके अलावा आप दृष्टि की गाइड का सहारा ले सकते हैं। यूनिट 2 के लिए आपको मैंने किताबें पहले ही बता दी हैं, जो किताबें मैंने आपको बताई। उसके अलावा आप दृष्टि की गाइड का सहायता ले सकते हैं। यूनिट 1 भाषा विज्ञान, जिसमें कि इस बार दिसंबर 2025 की परीक्षा में पिछले साल में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए थे वहाँ से क्वेश्चन हट के पूछा गया। और ऐसे प्रश्न को आप तभी सही कर सकते हैं जब आपने कामता प्रसाद गुरु जी की व्याकरण की किताब को और भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक भाषा विज्ञान की जो किताब आती है, अगर आपने ये दोनों पुस्तकों का सही से अगर आपने अध्ययन किया होगा तभी आप जो इस बार मुश्किल से मुश्किल प्रश्न पूछे गए थे भाषा विज्ञान वाली यूनिट से वो सही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की गाइड को सभी यूनिट्स के लिए तथा दृष्टि की गाइड को सभी यूनिट्स के लिए अवश्य फॉलो कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने इस बार सुना है कि जो गाइड की सहायता से पढ़े हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट गाइड से भी आए थे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ गाइड पर डिपेंड हो जाए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।